और 35 करोड़ रुपए से तो शहर का तो कोई विकास हुआ नहीं, लेकिन जो अधिकारी यहाँ ड्यूटी देते थे उनका संपूर्ण विकास हुआ। गंदे पानी की निकासी का प्रबंध नहीं करेगी तो हमने जल्दी अपना दूसरा कदम उठाना पड़ेगा, और वो कदम हमारा आमरण अनशन का होगा। इससे इस विद्यालय को अपग्रेड करवाने के लिए हमने अगर अकेले में बैठना पड़ा तो हम भी फिर इस कदम से पीछे नहीं हटेंगे। तो तीसरी बार भी आमरण अनशन पर बैठने के लिए हमने मजबूर होना पड़ेगा, और हम इसमें किसी की भी परवाह नहीं करेंगे, चाहे हमारे साथ कोई कुछ भी हो। अब तक लगभग हमने 100 शिकायतों को सुना है। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं सफीदों से बीजेपी के नेता है, और जो पिछले 20 जुलाई को सफीदों में पुराने बस स्टैंड पर आमरण अनशन पर बैठे थे रामदास प्रजापत जी, और अभी उनको सीएम विंडो का जो एमिनेट पर्सन है वो उनको बनाया गया है, और आज हमारे से बातचीत करेंगे। सफीदों नगर पालिका के अंदर हरियाणा सरकार ने 35 करोड़ रुपए एक मुश्त राशि दी। सफीदों के पिछले 35 वर्षों का रिकॉर्ड अगर देख लिया जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 35 करोड़ रुपए की राशि दी है वो 35 सालों के जोड़ से ज़्यादा बनती है। जब हरियाणा सरकार ने नगर पालिका में 35 करोड़ रुपए एक मुश्त दिए, और 35 करोड़ रुपए से सफीदों नगर पालिका द्वारा सफीदों शहर का तो कोई विकास हुआ नहीं, लेकिन जो अधिकारी यहाँ ड्यूटी देते थे उनका संपूर्ण विकास हो गया, और सफीदों नगर की जनता भौचक्की रह गई कि हरियाणा सरकार ने 35 करोड़ रुपए दिए थे विकास के लिए, लेकिन अधिकारी तो सारी मलाई चट कर गए, और आज सफीदों की सड़कों पर गड्ढे और धूल ही नजर आती है। उसमें पहले एवज में हमने 26 जुलाई को आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय लिया था कि सरकार के द्वारा जो पैसे दिए गए थे सफीदों के अंदर 35 करोड़ रुपए विकास के लिए, उससे विकास न होकर अधिकारियों की जेबें भरी। हम 20 जुलाई को सफीदों के पुराना बस स्टैंड पर अग्रसेन चौक पर आमरण अनशन पर बैठे थे। हमारी पहली एक मांग थी कि जो सफीदों के अंदर गर्ल कॉलेज है, पूरे प्रदेश की हमारी बेटियां यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती हैं। गर्ल कॉलेज के साथ साथ यहाँ नर्सिंग कॉलेज भी है। नर्सिंग कॉलेज में आने जाने का रास्ता इतना गंदा था कि कोई भी पैदल व्यक्ति ठीक सलामत कॉलेज के पास नहीं पहुँच सकता था। अगर कोई बेटी गलती से स्कूटी लेके आ गई तो वो पानी के अंदर स्कूटी से गिर जाती थी, और उसके कपड़े गंदे हो जाते थे, उसको कॉलेज जाने में भी शर्म आती थी। हमने हरियाणा सरकार से मांग की थी कि कॉलेज खुलने से पहले इस रास्ते को सबसे पहले ठीक किया जाए, और हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, और जींद जिले के युवा जिला अध्यक्ष राजकुमार मौर्य जी ने कि अथक प्रयासों से हरियाणा सरकार ने 5 करोड़ रुपए जन स्वास्थ्य विभाग सफीदों को दिए गए हैं, जिससे गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज के सामने गंदे पानी की निकासी के लिए पानी की सीवरेज लाइन लगाई जाएगी, और उसके ऊपर सीमेंटेड सड़क बनाकर बेटियों के लिए आने जाने का सुंदर रास्ता बनाया जाएगा। इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री यशस्वी श्री मनोहर लाल जी खट्टर का, व ओम प्रकाश धनखड़ जी का, और जींद जिला के अध्यक्ष नौजवान अध्यक्ष राजकुमार मौर्य जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद अभिनंदन करता हूं। दूसरी तरफ नगर पालिका एक सफेद हाथी बनकर रह गया है। वार्ड नंबर 14-15 के अंदर राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, जिसके अंदर लगभग 600 गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। उसके पास सरकारी स्कूल की खाली जमीन है। नगर पालिका ने हाट वाली सड़क से लेकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय तक लगभग 2500 मीटर गंदे पानी का नाला बनाया था, जिसका ना तो कोई टेंडर था ना कोई एस्टीमेट था। अपनी मनमर्जी से
पैसे हड़प करने के लिए नगर पालिका ने जो नाला बनाया था वो राजकीय माध्यमिक विद्यालय की जमीन के अंदर उसका पानी गिरता है और आज भी उस जमीन में गंदा पानी खड़ा हुआ है। हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग ने उस विद्यालय के लिए 1,80,00,000 रुपए का एस्टीमेट मंगवा रखा है। अगर पानी निकल जाए तो जल्दी ही उस स्कूल में भवन बनाने का काम शुरू हो सकता है। शिक्षा विभाग के अधिकारी बार बार सूचना देते हैं कि जब तक गंदा पानी की निकासी नहीं होगी यहाँ कोई भी काम शुरू नहीं होगा। नगर पालिका अधिकारियों ने 28 मई 2021 को उस जगह का दौरा किया था। उस दौरे के अंदर नगर पालिका के एमई भूपेंद्र सिंह जी और उनके साथ नगर पालिका के जेई थे। 28 मई 2021 से लेकर आज 2 अगस्त खत्म हो चुका है, आज तक उसका कोई एस्टीमेट नहीं बना है। हमने माननीय एसडीएम साहब जी को, डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा आईएएस एसडीएम सफीदों को सफीदों वार्ड नंबर 14 का एक नक्शा बना के दिया था कि इन गलियों के पानी का निकासी का एस्टीमेट बना दिया जाए तो वार्ड नंबर 14 और 15 में पानी की निकासी का स्थायी प्रबंध हो जाएगा। लेकिन आज तक नगर पालिका ने ना कोई एस्टीमेट बनाया ना कुछ और बनाया। और मैंने इस मसले पर एसडीएम साहब से भी बात की थी। एसडीएम साहब ने कहा कि जब तक नगर पालिका के अंदर स्थायी सचिव नगर पालिका नहीं आएगा तब तक सफीदों में कोई भी जांच कार्य शुरू नहीं होगा। उससे पहले 27 जुलाई को माननीय अनिल विज जी, शहरी स्थायी निकाय मंत्री जी ने सफीदों नगर पालिका की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया था। उस एसआईटी का गठन भी नहीं हुआ और उसके तुरंत बाद 2 अगस्त को पंचकुला के शहरी स्थानीय निकाय हेड ऑफिस पंचकुला के अधिकारियों ने साजिश के तहत सचिव नगर पालिका सफीदों की ट्रांसफर कर दी और आज नगर पालिका के अंदर कोई स्थायी सेक्रेटरी नहीं है। उससे नगर पालिका का पूरी तरह काम बंद है और किसी भी काम के एस्टीमेट आदि नहीं बन रहे हैं। और आज से 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री अनिल विज जी को ये पत्र लिखकर सूचित कर दिया है कि सफीदों नगर पालिका गरीब मजदूरों के साथ किस तरह का व्यवहार करती है। और जो जांच माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहरी स्थायी निकाय विभाग को दी थी और माननीय अनिल विज ने एसआईटी के गठन की घोषणा की थी, अब तक वो काम संपूर्ण रूप से लागू नहीं हुए हैं। जब तक वो लागू नहीं होंगे नगर पालिका पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। अब आपकी आगामी रणनीति क्या रहेगी? क्या अनशन करेंगे दोबारा? क्या गंदे पानी की निकासी का प्रबंध नहीं करेगी तो हमने जल्दी अपना दूसरा कदम उठाना पड़ेगा और वो कदम हमारा आमरण अनशन का होगा। इससे कम कोई और बात नहीं होगी। चलो ये बताइए, अब आमरण अनशन की दोबारा फिर आप कह रहे हैं कि जल्दी हम आमरण अनशन करेंगे, अब की बार कितने लोग आपके साथ आमरण अनशन करेंगे? हमने एक निश्चय किया है कि हमारे साथ कोई भी ना चले। इस विद्यालय को अपग्रेड करवाने के लिए हमने अगर अकेले न बैठना पड़ा तो हम भी फिर इस कदम से पीछे नहीं हटेंगे। 3 मार्च 2015 को मैं इस विद्यालय के लिए पहले भी आमरण अनशन पर बैठा था। दोबारा फिर जाने वाले हैं? दूसरी बार 20 जुलाई को आमरण अनशन पर बैठा था और हरियाणा सरकार की मंजूरी के बाद कि इनकी जांच होगी, हमने 27 जुलाई को अपना आमरण अनशन किया था सरकार के आश्वासन के बाद। अगर सरकार के आश्वासन पूरे नहीं होते हैं, गरीब मजदूरों की भलाई के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं तो तीसरी बार भी आमरण अनशन पर बैठने के लिए हमने मजबूर होना पड़ेगा और हम इसमें किसी की भी परवाह नहीं करेंगे, चाहे हमारे साथ कोई कुछ भी हो। ये हमारा जीवन का आखिरी फैसला है। अब तक की बात की जाए तो कितनी शिकायतें हैं जो आपके पास आती है? जब से कहां पर बैठकर आप इनका निवारण? जब से हमने ये जिम्मेवारी सहन की है, हम सफीदों के रेस्ट हाउस में बैठकर सीएम विंडो पर आई शिकायतों को सुनते हैं। उसमें विभाग के अधिकारी भी आते हैं और शिकायत करने वाले साथी भी आते हैं। उसके अंदर भाई गुरप्रीत सिंह नथ, भाई मुकेश जी
और भाई रोहतास सैनी जी और मैं स्वयं बैठता हूँ और वहाँ बड़े प्यार प्रेम से लोगों की शिकायत सुनते हैं और अधिकारियों से पूरे प्यार प्रेम से बातचीत होती है और लोगों की शिकायतें सुनने के बाद उनको फाइल किया जाता है उनकी पूरी संतुष्टि के साथ। अब तक लगभग हमने 100 शिकायतों को सुना है, उसमें से कुछ फाइल हुई हैं शिकायतकर्ता की संतुष्टि पर और कुछ को ऊपर अधिकारियों के संज्ञान के लिए भेजा है। मैं अपने शिकायत करने वाले साथियों से भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब हम गांव की या शहर की शिकायत को सी विंडो पर लगाते हैं तो उस शिकायत के बारे में पहले हमने आस पड़ोस में एक तसल्ली कर लेनी चाहिए कि उक्त शिकायत का केस कोर्ट में तो नहीं चल रहा है। अगर जिस शिकायत का केस कोर्ट में चल रहा होगा और उसको अगर हम सी विंडो पर लगाएंगे तो सी विंडो पर उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि जब तक कोर्ट उसके बारे में कोई फैसला नहीं देगी हमारे अधिकारी भी और हम भी शिकायतकर्ता के पक्ष में कोई फैसला नहीं देंगे। इसलिए मैं दोबारा फिर अपने शिकायतकर्ता भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि सी विंडो पर शिकायत लगाने से पहले उक्त शिकायत के बारे में एक संज्ञान ले लें कि किसी भाई ने उसके खिलाफ कोर्ट में केस तो नहीं कर रखा है। अगर किसी ने कोर्ट में केस कर रखा है तो उस शिकायत को सी विंडो पे ना लगाएं, उससे अधिकारीगण भी परेशान होते हैं, उनका समय बर्बाद होता है और हमारा भी समय बर्बाद होता है। वो अधिकारियों के सामने दब जाता है उनकी शिकायत करने में। ऐसी बात अब नहीं है, क्योंकि हम उस शिकायतकर्ता से पूरे प्यार प्रेम से उसको उत्साहित करते हैं और प्यार प्रेम से वो अधिकारियों के सामने बात कहता है और पूरे प्यार प्रेम के साथ हमारे अधिकारी हमारे सामने बैठ के उसकी बात को सुनते हैं और उसका निवारण करते हैं। चलो ये